इन लिविंग वर्ल्ड यूनिट है, इसका हम दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं इस समय, जो कि है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मैंने कुछ इनिशियल चीजें बता दी थी, स्टार्टिंग की कुछ चीजें बता दी थी। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे जो बेसिकली डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम है। ठीक है, टाइम टाइम पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए कि बेटर तरीके से उनको क्लासिफाई किया जा सके, तो उसके लिए जो सिस्टम आए क्लासिफिकेशन के, तो उसमें सबसे पहला जो सिस्टम क्लासिफिकेशन का था वो था टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, दिस किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस ने सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को दिया। एंड इसके बाद जो है क्या कहते हैं, तो एक्चुअली इसमें रखा क्या गया, ये पहले चीज मैंने बता दी थी कि कैरोलस लिनियस आपके फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी, ये मैं लिखा चुका हूँ ना। हाँ सर। ठीक है, तो इस टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जो टू किंगडम्स हैं वो कौन कौन से हैं, मतलब इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अर्थ में पाए जाने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, दो किंगडम में डिवाइड किया। एक किंगडम इन्होंने क्या बोला, प्लांटी और दूसरा एनिमलिया। ये दो किंगडम। ठीक है, तो ये बेसिकली किंगडम है, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमलिया। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो है टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया लिनियस ने, एंड दिस वाज द, ये बोल सकते हैं, एंड इट वाज कंसीडर्ड फर्स्ट scientific classification of living organisms। ठीक है, और ये बहुत लंबे समय तक इसको यूज किया गया। ठीक है, तो मतलब बीच में इसके बाद थ्री किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन आया, फोर किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन आया, तो तब भी यही यूज किया जाता था, प्लांटी और एनिमलिया, टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है कि दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज यूज्ड टिल रिसेंटली। ठीक है, ये बहुत अभी अभी आपके 1980s तक के आसपास ये यूज किया गया। इसके बाद जो है क्या कहते हैं, अब अगर हम देखें कि प्लांटी में किसको रखेंगे, एनिमलिया में किसको रखेंगे, बता सकते हैं मुझे प्लांटी में किस किस को रखा उन्होंने? प्लांट्स, एल्गी, फंगी। अच्छा, बेसिस क्या था ये बताओ। जो फोटोसिंथेसिस कर सके और नॉन कर सके। On the basis of presence
या ऑन द बेसिस ऑफ सलवाल, बस लिख दो ऑन द बेसिस ऑफ सलवाल, ठीक है, सलवाल के बेसिस पे। तो प्लांटी में सलवाल प्रेजेंट है, जितने भी मेंबर हैं जहां पे सलवाल प्रेजेंट है उनको किसमें उठा के रख दिया, प्लांटी में। प्लांटी में, और जिनमें सलवाल अब्सेंट थी उसको किसमें उठा के रख दिया, एनिमलिया। एनिमलिया में। तो अब देख लो कहाँ कहाँ पे सलवाल प्रेजेंट है, बताओ मुझे। ट्रीज, फंगी, देखो बैक्टीरिया। बैक्टीरिया सबसे पहले तो यहीं से स्टार्ट होगा, मतलब कि जो आपके लीनियस थे उन्होंने बैक्टीरिया को किसमें रखा था, प्लांटी में। प्लांटी में। एल्गी, अब ये सारे प्लांट वाले तो है ही है, एल्गी आपके ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, इनको तो कोई भी बोल देगा, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। और बताओ यहाँ पे क्या लिख दो, फंगी। फंजाई। फंजाई या फंगी, आपको जो अच्छा लगता है, सबका अपना बोलने का ढंग है, मैं फंजाई बोलता हूँ, ठीक है। तो ये सारे आपके प्लांटी में रखे गए थे। एनिमलिया में आपके जो है क्या कहते हैं, सारे कॉर्डेट्स, ठीक है, नॉन कॉर्डेट्स, प्रोटोजोन्स, ठीक है, ये सब आपके एनिमलिया वाले थे। तो अब एक दिमाग में आपकी इमेजिनेशन बन गई है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसको कैरोलस लिनियस ने क्लासिफाई किया टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में, एक प्लांटी था, तो प्लांटी में कौन से हैं जिनमें सलवाल प्रेजेंट है, और एनिमलिया में कौन से हैं जिनमें सलवाल एब्सेंट है। तो इस बेस पे उन्होंने क्लासिफाई तो उन्होंने कर दिया, पर इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बहुत सारी डिमेरिट्स, ठीक है, जैसे इन्होंने प्रोकैरियोट्स को यूकैरियोट्स के साथ रखा हो, बैक्टीरिया को यूकैरियोट के साथ रखा हो, एक डिमेरिट, ठीक है। दूसरा, उन्होंने यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स के साथ रखा हुआ है, दूसरा डिमेरिट आपके सामने ये। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे देखो, ये वाले को फंजाई, और यहाँ पे ये सारे के सारे प्लांट्स हैं, ठीक है। तो ये ऑटोट्रॉप्स है, ये क्या है, ऑटोट्रॉप्स है, और ये क्या है, हेटेरोट्रॉप। हेटेरोट्रॉप्स है। तो इन्होंने ऑटोट्रॉप्स को हेटेरोट्रॉप्स के साथ रख दिया। कुछ बैक्टीरिया भी हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, कुछ क्या, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉप्स, सम आर ऑटोट्रॉप्स। तो ये जो ऑटोट्रॉप के साथ हेटेरोट्रॉप को रख दिया है, तो ये सब क्या हो गई इसकी डिमेरिट। तो जरा सा डिमेरिट्स एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है, तो हम उसको पढ़ लेते हैं। आपको मैंने बिल्कुल क्लियर करा दिया कि यूकैरियोट्स को प्रोकैरियोट्स के साथ रखा, एक डिमेरिट्स, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स के साथ रखा, दूसरी डिमेरिट, ऑटोट्रॉप्स को हेटेरोट्रॉप्स के साथ रखा, तीसरी डिमेरिट। याद रखना इन तीनों डिमेरिट्स को, ठीक है, कि जो लीनियस का सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था उसकी डिमेरिट्स क्या थी। सारे बच्चों की बात समझ में आ रही है? आई थिंक 10 to 11 12 बच्चा है, फिर भी सर बोलता डिबेट एक बार फिर से बता दीजिए सर। डिमेरिट्स ना, हाँ सर। डिमेरिट्स हाँ समझ सर। आया? चलो ठीक है, मैं साथ साथ दिखाता भी जाता हूँ, बताता भी जाता हूँ। लिख दो डिमेरिट्स ऑफ टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। दो जो टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन था उसकी डिमेरिट्स के बारे में बात करते हैं।
इन्होंने क्या किया, लिनियस ने ही दिया था कि दे पुट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विथ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, रखा है कि नहीं, मतलब यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स विथ मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स। दूसरा they put prokaryotes with यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स को यूकैरियोट्स के साथ रखा है। और तीसरा हेटेरोट्रॉप को ऑटोट्रॉप के साथ रखा। ठीक है, they put autotrophs with heterotrophs। तो ये आपकी एनसीईआरटी में जो डिमेरिट्स मेंशन है टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन की, वो यहाँ पे लिखी हुई। अब शायद आपको आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट है। सर हाँ बोलो। सर प्रोटिस्टा में भी तो सम में सेल वॉल प्रेजेंट है, तो प्रोटिस्टा प्लांटी में रखा था। तुम कहाँ चले गए बच्चे, अभी तो प्रोटिस्टा आया ही नहीं है टच में। नहीं उस वो तरह में जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सिर्फ दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, दो ग्रुप में डिवाइड किया ना, गया है। आपने जैसे बोला फंगी को प्लांटी में रखा गया था, तो फिर डेफिनेटली प्रोटिस्टा में भी डेफिनेटली वो जब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जहाँ पे आपके प्रोकैरियोट्स प्रेजेंट हैं, सॉरी प्रोकैरियोट्स कह रहा हूँ, सलवाल जहाँ पे प्रेजेंट है, वो सारे के सारे प्लांट्स में, प्लांटी में। हाँ ठीक है, वो हाँ सीधे सीधे वहां पे जो बेसिस है क्लासिफाई करने का, वो सलवाल है, प्रेजेंस ऑफ सलवाल। एक और चीज यहीं पे लिखा देता हूँ, हालांकि जब तीसरा चैप्टर पढ़ाऊंगा वहां पे मैं बताऊंगा ही, बट स्टिल एक चीज लिखा देता हूँ कि जो क्लासिफिकेशन है, आप सुनना, लिखाऊंगा बाद में, अभी बता रहा हूँ यहाँ कि जो क्लासिफिकेशन आए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए, वो टाइम टाइम पे चेंज होते रहे। ठीक है, उनके क्राइटेरिया की किस बेस पे आप क्लासिफिकेशन करोगे। ठीक है, तो बाद में क्या देखा गया कि जब जो है क्या कहते हैं क्लासिफिकेशन करते समय, जो बेसिस है क्लासिफिकेशन का, वो अगर एक या दो करेक्टर को लेके जो है क्या कहते हैं क्लासिफाई किए गए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, समझ में आ रहा है हाँ कि सर। एक या दो करेक्टर को लेके जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया, तो वो बड़ा आर्टिफिशियल था। ठीक है, उसमें नेचुरलिटी कभी आएगी नहीं, क्योंकि आपने क्या किया, आपने जस्ट एक करेक्टर या दो करेक्टर लेके क्लासिफाई कर दिया है। ठीक है, तो ऐसे क्लासिफिकेशन जिसमें सिर्फ एक या दो करेक्टर्स को लेके क्लासिफिकेशन किया जाता है, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं। दिखाना मतलब लिखना नहीं है, तुमको बस सुनना है। ठीक है, अगर बहुत सारे करेक्टर लेके, ढेर सारे करेक्टर लेके अगर आप क्लासिफिकेशन परफॉर्म करते हो, तो उसको बोलते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और अगर आप एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को लेके जो है क्या कहते हैं क्लासिफिकेशन करते हो, तो उसको बोलते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बात समझ में आ रहा है हाँ कि सर। अगर आप जो है एक या दो करेक्टर को लेके करते हो क्लासिफिकेशन, तो वो आर्टिफिशियल। बहुत ढेर सारे करेक्टर्स को लेकर क्लासिफिकेशन करते हो, तो वो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और अगर आप एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है ऑर्गेनिजम्स की लेके उस पे क्लासिफिकेशन करते हो, उसको बोलते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो जो लीनियस का सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, वो किस कैटेगरी में फिट बैठ रहा है? आर्टिफिशियल सिस्टम। आर्टिफिशियल। तो जहां पे आपने लीनियस वाला लिखा हो, वहीं पे लिख दो कि ये आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल सिस्टम। बाद में तुम्हें लिखाऊंगा थर्ड चैप्टर में
बट अभी आपको मैंने एक बात बता दी कि जो लीनियस का सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, चूंकि इसमें एक या दो करेक्टर को लेके लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया है, तो वो किस कैटेगरी में फिट बैठ रहा है? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। सर हाँ, साइंटिफिकली क्लासिफिकेशन करने का सर कोई मिनिमम कैरेक्टराइज है जो इसमें मिनिमम होगा तो ये साइंटिफिकली और नेचुरल सिस्टम में क्लासिफिकेशन होगा? ऐसा कुछ नहीं है, सीधे सीधे मैं बोल तो रहा हूँ बच्चे कि एक या दो करेक्टर को अगर आप ले रहे हो तो वो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। नेचुरल सिस्टम में क्या है कि जितने मैक्सिमम करेक्टर आप पुट कर सको, जितने मैक्सिमम करेक्टर है, वो मॉर्फोलॉजी है, वो इंटरनल एनाटॉमी है, वो इंटरनल बायोकेमिस्ट्री है, वो साइटोलॉजी है, जितने भी करेक्टर्स आपको दिख रहे हैं वो नेचुरल सिस्टम, वो आपको ज्यादा नेचुरल डिवीजन वहां पे दिखेगा। और अगर आप एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को तलाश रहे हैं, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बेस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हो, तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यहाँ पे कुछ ऐसा मैंने बोला ही नहीं है जहां पे आपने कोई वो बता दिया कि साइंटिफिक बेसिस या इस तरह से कुछ। ठीक है, साइंटिफिक बेसिस का क्या है कि उसने सेलवाल को क्राइटेरिया मान लिया, सेलवाल को क्राइटेरिया मान, इसके पहले इस तरह से किसी ने नहीं बात की थी कि सेलवाल के बेस पे मैं बात करूं। ठीक है, थोड़ा सा अरिस्टोटल ने बात की थी आरबीसी के बेस पे, ठीक है, वेजिटेटिव कैरेक्टर के बेस पे, तो उसको बोला कि उसने साइंटिफिक बेसिस यूज किया है। ठीक है, पर वो कंप्लीट नहीं था, वो साइंटिफिक था बट कंप्लीट नहीं था। पूरा कंप्लीट साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वाज यूज्ड बाय फर्स्ट टाइम लिनियस। कैरोलस लिनियस। टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन के बाद आपके सिलेबस में कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, पर फिर भी मैं नाम लिखा होगा जरूर। ठीक है, टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन के बाद आपका आया थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए थ्री किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन आया, एंड इट वाज गिवन बाय अर्नस्ट हैकेल। अर्नस्ट हैकेल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बोला कि थ्री किंगडम्स में हम ग्रुप कर सकते हैं। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम थ्री किंगडम्स में ग्रुप कर सकते हैं। कौन कौन से हैं? तो एक्चुअली आप अगर अपनी एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहां पे एक लाइन लिखी हुई है कि टाइम के साथ साथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो क्लासिफाई करने के लिए जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आए, उनमें प्लांटी और एनिमलिया ये ऐसे ही है। ठीक है, इनके नेम में कोई चेंज नहीं आया। कोई भी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आप उठा के देख लो, प्लांटी एनिमलिया आपको हर जगह दिखेगा, चाहे वो लीनियस का हो, चाहे थ्री सिस्टम हो, चाहे फोर सिस्टम, फाइव सिस्टम, सिक्स सिस्टम, सब में। ठीक है, हाँ, इनके अंदर का जो कंटेंट, इनके अंदर जो ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स रखे गए वो जरूर यहां से शिफ्ट हुए। वो भाई जब लीनियस ने डिवाइड ही दो ग्रुप में कर रखा हुआ था, ठीक है, दैट मीन्स कि अगर कोई तीसरा ग्रुप, तीसरा किंगडम बनेगा तो उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनाए तो नहीं जाएंगे अपने आप। ठीक है, दैट मीन्स कि इन्हीं से उठा के रखे जाएंगे। बट किस तरह से यहां से पिक कर लिए गए प्लांटी और एनिमलिया से कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हटा लिया गया, और एक दूसरा जो है तीसरा बेसिकली किंगडम बना। कौन सा किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन बना, बता सकते हो मुझे? मोनेरा। मनेरा। ठीक है, मनेरा। और यहाँ पे जितने भी प्रोकैरियोट्स थे, प्लांटी और एनिमलिया में जो प्रोकैरियोट्स रखे थे, उनको सारा उठा लिए। एक मिनट होल्ड करो।
मिनट बच्चे, एक्चुअली मुझे थोड़ा कोल्ड हुआ है तो कफिंग को दिक्कत कर रहे हैं। बेटा दिस इज नॉट मिरर, दिस इज नॉट मिरर, कंसीडर इसको, दिस इज प्रोटिस्टा, दिस इज प्रोटिस्टा, ठीक है। ओके, तो हम थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं और इसमें इन्होंने एक नया किंगडम इंट्रोड्यूस किया है, किसने? अर्नस्ट हैकेल ने, जिसको बोलते हैं प्रोटिस्टा। एंड द टर्म प्रोटिस्टा वाज गिवन बाय द टर्म प्रोटिस्टा वाज गिवन बाय, कौन दे रहा था? अर्नेस्ट हैकेल। एक साइंटिस्ट थे KVS। सर बेसिस क्या था? क्या बच्चे? ये जो थ्री किंगडम सिस्टम है ना, इसका हाँ बेसिस बता रहा हूँ, वेट करो बच्चे, वेट करो थोड़ा सा। तो इन्होंने थ्री किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया, जहाँ पे प्लांटी जो है क्या कहते हैं एनिमलिया वैसे ही रहा, ठीक है। और यहाँ पे प्रोटिस्टा के अंदर जितने भी जो है क्या कहते हैं, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे, ठीक है, उनको ऑल यूनिसेलुलर माइक्रो क्या लिखती है यार, ऑर्गेनिजम्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे उनको उनको कहां पे रख दिया? प्रोटिस्टा में रख दिया, ठीक है। प्लांटी और एनिमलिया के दोनों के जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे उनको कहां पे उठा के रख दिया? प्रोटिस्टा, ठीक है। हाँ सर। तो अब जो है ये जो प्लांटी और एनिमलिया ग्रुप है, यहाँ पे सिर्फ आपको कौन से ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे? यूकेरियोट, मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। यहाँ पे आपको सिर्फ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब कुल मिला के कहने का मतलब है कि जो कूड़ा करकट था, जो कि यहाँ पे इसकी होमोजेनिटी, जब देखो जो बेस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होता है वो बहुत होमोजेनियस होता है, मतलब उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो आप क्लासिफाई करने बैठे हो तो आपको बहुत समानता दिखेगी, होमोजेनियस होमोजेनिटी दिखेगी, ठीक है। अगर आपको होमोजेनिटी नहीं दिखती है तो दैट मीन्स कि वो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में प्रॉब्लम। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेसिकली एक कैंची चलाई पूरी और जितने भी यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे उनको उठा के एक ग्रुप बना दिया, बोला हम इसको प्रोटिस्टा बोलेंगे। हम इसको क्या बोलेंगे? प्रोटिस्टा बोलेंगे, ठीक है। तो ध्यान में रखना कि जो थ्री किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन है अर्नेस्ट हैकेल का, उसमें एक नया किंगडम इंट्रोड्यूस हुआ जो कि प्रोटिस्टा है, जिसको फर्स्ट टाइम केवियर ने यूज किया था। उसके अंदर सारे के सारे यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रखे गए। जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनको आप चुपचाप उठा के प्रोटिस्टा में रख दो, ठीक है। बट अभी भी देखो यहाँ पे क्या दिक्कत है, यूनिसेलुलर में आपको प्रोकैरियोट्स भी मिलेगा और यूकैरियोट्स भी मिलेगा। यहाँ पे हेटेरोट्रॉप भी मिलेगा और ऑटोट्रॉप भी मिलेगा, ठीक है। प्लांटी के अंदर स्टिल फंजाई रखा हुआ है, किसके साथ में? एल्गी, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के साथ में। तो वो ऑटोट्रॉप्स है, ये फंजाई हेटेरोट्रॉप्स है, ये हेटेरोट्रॉप्स। बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो अभी भी यहाँ पे हेटेरोजेनिटी आपको खूब सारी दिख रही है। तो मतलब ये किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो अर्नेस्ट हैकेल का था ये भी फेल कर गया, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर पाया क्लासिफिकेशन। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो साइंटिस्ट कम्युनिटी थी जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के क्लासिफिकेशन से में इंटरेस्टेड थी,
उन्होंने ढेर सारे ऑब्जेक्शन लगा दिए इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पे। तो आपको इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अब हम चलते हैं 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, बस ये याद रखना कि अर्स्टिकल का जो 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, उसने एक नया किंगडम इंट्रोड्यूस किया जिसको प्रोटिस्टा बोलते हैं, जिसके अंदर सारे यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है। इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं। ओके, now come at 4 kingdom system of classification. किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये जो 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, इट वाज गिवन बाय कोपलैंड। कोपलैंड एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इसको प्रपोज किया। ठीक है, इसके इन कोपलैंड के अकॉर्डिंग जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने 4 किंगडम में, ठीक है, 4 किंगडम में क्लासिफाई किया। कौन कौन से 4 किंगडम है? बाकी तो वैसे ही रहेंगे, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। एनिमलिया अपनी जगह पे है, प्लांटी अपनी जगह पे है, प्रोटिस्टा अपनी जगह पे है। तो जो मैंने सबसे पहला ऑब्जेक्शन लगाया था 3 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में, कौन सा लगाया था? यूनिसेलुलर को, सॉरी, यूकैरियोट्स को प्रोकैरियोट्स। तो इन्होंने एक और किंगडम बनाया जिसका नाम इन्होंने उस समय रखा था माइचोटा। ठीक है, बाद में इस माइचोटा का नाम चेंज कर दिया गया। क्या बोला गया इसको? मोनेरा। 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 ठीक है, तो मोनेरा में जितने भी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स थे, प्रोकैरियोट्स होते ही यूनिसेलुलर है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ देखता हूँ ऑल प्रोकैरियोट्स। तो मोनेरा के अंदर क्या रखा गया? जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे उनको उठा लिया गया। तो जो प्रोटिस्टा था, प्रोटिस्टा की थोड़ी सी हेट्रोजेनिटी क्या हो गई? कम हो गई। अब यहाँ पे सिर्फ क्या प्रेजेंट है? ऑल यूकैरियोट, यूनिसेलुलर यूकैरियोट। जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे, अब प्रोटिस्टा में सिर्फ वही बचे। ठीक है, प्लांटी में ऑटोट्रॉप्स थे सारे, कुछ एक्सेप्शन है ऑटोट्रॉप्स, और यहाँ पे सारे हेटेरोट्रॉप्स। वो भी कैसे? मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर, यहाँ पे भी मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर। बट अगर आप प्लांटी में देखोगे, अभी अभी मैंने कुछ देर पहले बोला था कि फंजाई रखा हुआ प्लांटी के अंदर। फंजाई मल्टी सेलुलर है पर ऑटोट्रॉप नहीं है। फंजाई मल्टी सेलुलर है पर ऑटोट्रॉप नहीं, वो हेटेरोट्रॉप है। तो यहाँ पे बड़ी हेटेरोजेनिटी क्रिएट कर दे रहा था वो। ठीक है, तो फिर 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी क्या हो गया? फेल हो गया। फेल हो गया। इसके बाद आया 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसका काफी ज्यादा पार्ट आपके सिलेबस में, मतलब बीच में ये 3 किंगडम एंड 4 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन आपके सिलेबस में नहीं थे। बट एक जो है ना, समझने वाली जो अंडरस्टैंडिंग है वो जो बताना जरूरी है कि किस तरह से बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए डिफरेंट किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डेवलप हुए। तो आपको पता होना चाहिए कि पहले 2 किंगडम हुआ, फिर उसके बाद उसमें ये प्रॉब्लम थी तो 3 किंगडम आया, 3 किंगडम में फिर से प्रॉब्लम हुई तो 4 किंगडम आया, 4 किंगडम के बाद फिर 5 किंगडम आया। और सब में प्रॉब्लम क्या थी? हेट्रोजेनिटी थी। जब आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने जा रहे थे तो उसमें बहुत ज्यादा हेट्रोजेनिटी थी, होमोजेनिटी नहीं थी। जब तक एक समानता नहीं होगी, ठीक है, मतलब किसी पर्टिकुलर ग्रुप में, सपोज कर लो आपने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रखा, ये ग्रुप है, यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रखा है और यहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म रखे हुए, तो आप कैसे इनको बोलोगे कि ये सेम है, मतलब सिमिलर है, नॉट सेम, सिमिलर है।
जब तक सिमिलर नहीं है तब तक आप उनको एक ग्रुप में नहीं रख सकते हो, ठीक है। कुछ तो सिमिलरिटी होनी चाहिए ना। जैसे प्लांटी में मैं बोल रहा हूँ कि मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉप्स की बात कर रहे हो, और वहां मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉप्स की बात करते हुए आपने वहां पे क्या रख रखा हुआ, फंजाई, जबकि वो क्या है, वो हेटेरोट्रॉप है, वो हेटेरोट्रॉप है। हेटेरोट्रॉप, वो हेटेरोजेनिटी क्रिएट कर रहा है। तो कोई भी जो कम्युनिटी है, साइंटिस्ट कम्युनिटी है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो बोलेगी कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए कि किस तरह से बेसिकली सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डेवलप हुए हैं। तो अब हम आते हैं 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। समझ में आ रही है बातें? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, इट वाज गिवन बाय आर.एच. व्हिटेकर, ठीक है। आर.एच. व्हिटेकर बहुत पॉपुलर नेम है, ठीक है। आप इसी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को फॉलो करते हो। इट वाज बिलीव्ड टू बी मॉडर्न, ठीक है। बिलीव्ड टू बी मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है। इनके अकॉर्डिंग जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसको 5 किंगडम में डिवाइड किया गया, 5 किंगडम में डिवाइड किया गया, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। इन्होंने क्या किया, जो प्रोकैरियोट्स थे उसको मोनेरा में ही रखा, जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे उनको प्रोटिस्टा में ही रखा, कोई दिक्कत नहीं है बाकी के। एनिमेलिया मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रॉप्स थे उनको वैसे ही रखा, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो प्लांटी था, प्लांटी के अंदर का कंटेंट में चेंज कर दिया। प्लांटी के अंदर जो हेटेरोजेनिटी 4 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में दिख रही थी कि प्लांटी के मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉप्स है, उसमें एक मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रॉप्स रखा हुआ, उसको पूरा एक किंगडम का नाम दे दिया, एक किंगडम दे दिया, इसको बना दिया फंजाई। तो ये मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रॉप्स है जो कि क्या है, डिकम्पोजर है। फंजाई क्या है, मल्टीसेलुलर है, हेटेरोट्रॉप्स है, एंड ये और क्या है, डिकम्पोजर। डिकम्पोजर। तो ये 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इस तरह से मोनेरा के अंदर सारे के सारे प्रोकैरियोट्स, जो कि पहले भी रखा गया है, यहाँ पे प्रोकैरियोट्स, यहाँ पे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, यहाँ पे आपके मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉप्स, मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉप, और यहाँ पे आपके मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रॉप। ठीक है। अच्छा, ये तो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम मैंने बता दिया। इस 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में एक चीज बार बार पूछी जाती है। क्या बार बार पूछी जाती है? बेसिस ऑफ 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। देखो, मैंने 2 किंगडम में बेसिस ऑफ साइंटिफिक क्लासिफिकेशन बताया है, 3-4 में मैंने नहीं बताया क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। और 5, और ये भी रियलिटी है कि वहां पे बहुत ज्यादा क्लियर कट इस तरह से मेंशन भी नहीं, बहुत क्लियर कट कि ये हमने साइंटिफिक बेसिस लिए हैं, वो बहुत क्लियर कट मेंशन नहीं है। क्यों क्लियर कट मेंशन नहीं है? क्योंकि आपका जो क्लासिफिकेशन है अभी तक वो पूरी तरह से हेटेरोजीनियस है,
होमोजेनिटी है ही नहीं है, तो आप कैसे बोलोगे कि हमने ये बेसिस सेलेक्ट किए। ठीक है, आपने तो बस सिंपल से जैसे 3 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन की बात करें तो उसमें क्या किया उन्होंने, उसमें उन्होंने सीधे से बोला कि जितने भी यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे उनको हमने हटा दिया। ठीक है, तो मतलब आपने क्या किया कि पहले 2 ग्रुप में डिवाइड किया, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में, और मल्टीसेलुलर में फिर एनिमलिया और प्लांटी को रख दिया, और यूनिसेलुलर में आपने प्रोटिस्टा को रख दिया। ठीक है, तो इस तरह से कोई बहुत क्लियर कट बेसिस था नहीं। अब यहाँ पे जब 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन विटेकर का आया तो उन्होंने कुछ जो है क्या कहते हैं मेजर क्राइटेरिया लिए जिसके बेस पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने क्लासिफाई किया, तो उनको देखते हैं जरा सा। विटेकर 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, तो सबसे पहला बेसिक है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि ऑर्गेनिजम्स आपके यूनिसेलुलर होंगे या मल्टीसेलुलर होंगे। ठीक है, अच्छा एक काम करो, साथ साथ में एक आप एनसीईआरटी के इस चैप्टर पे पहुंचो जरा, जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। हाँ सर। यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है, टेबल 2.1। हाँ इसको देखो आप। हाँ सर। और उसके नीचे एक पैराग्राफ है, पहले पैराग्राफ को रीड करो। लिखा हुआ R.S. Whittaker proposed a 5 kingdom system classification. The kingdoms defined by him were named Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia. The main criteria for classification used by him include cell structure, thallus organization, mode of nutrition, reproduction, and phylogenetic relationship. ठीक है? हाँ तो ये बेसिकली क्राइटेरिया थे। ठीक है, उनके उनके जो है क्या कहते हैं 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन के बेसिस। मैं बता क्यों रहा हूं कि यहाँ पे बेसिस नीचे लिखे हुए हैं पैराग्राफ में। पैराग्राफ में फिर वो सर कैरेक्टर्स जो है वो बेसिस नहीं है। नहीं, यही तो मैं बताना चाह रहा हूं कि जो बेसिस लिखे हैं पैराग्राफ में लिखे हैं, टेबल में कुछ और चीज लिखी हुई। ठीक है, हाँ सर। हाँ सर। तो इस चीज को ध्यान में रखना, इसी वजह से मैं तुमको फोकस करवा रहा हूं। ठीक है, दूसरा टाइप ऑफ सेल लिख लो या सेल स्ट्रक्चर, इसको लिख सकते हो, मैं दोनों लिख देता हूं। टाइप ऑफ सेल में आप यहां पे लिख दो प्रोकैरियोट और तीसरा
Mode of nutrition. मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आपके पास ऑटोट्रॉप्स है और Heterotrophs. हेटेरोट्रॉप्स। फिर रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में क्या है? सेक्सुअल एसेक्सुअल, हाँ बोल सकते हैं, ठीक है। सेक्सुअल एसेक्सुअल इसको छोड़ दो, एक्चुअली रिप्रोडक्शन में एक चीज बताने वाला हूँ, उसको अभी यहीं पे छोड़ दो, एक और लिख लो यहाँ पे। जरा सा वो रिपीट करोगे मुझे कि जो उन्होंने 5 बेसिस दिए हैं वो कौन कौन से हैं? सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। जहां पे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लिखा है यहीं पे ब्रैकेट में लिख दो, कंफ्यूज मत होना। थैलस ऑर्गेनाइजेशन इसको बोल सकते हैं, ठीक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, टाइप ऑफ सेल्स या सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड वन मोर इज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप या फाइलोजेनी भी बोल सकते हो इसको। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से किस तरह से रिलेशनशिप शो कर रहा है, उसी को क्या बोलते हैं? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनी। तो याद रखना कि फाइलोजेनी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बेसिस ऑफ विटेकर क्लासिफिकेशन। बात समझ में आ रहा है बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? कि जब विटेकर ने अपना सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डेवलप किया, 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, तो वहां पे फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप या फाइलोजेनी भी एक क्राइटेरिया था। बट एक और चीज याद रखना, साथ में एक और चीज आपको याद रखना है कि जैसे अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि 3 टाइप के सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आए, आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक बताए थे ना। तो आर्टिफिशियल में सिर्फ 1 या 2 कैरेक्टर ले रहा है, नेचुरल में बहुत ढेर सारे कैरेक्टर ले रहा है, ठीक है, जितने मैक्सिमम पॉसिबल है, और फाइलोजेनेटिक में सिर्फ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को ले रहा है, ठीक है, ठीक है। हाँ सर। तो हाँ सर। विटेकर का सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो ना तो कंप्लीट नेचुरल रहा ना कंप्लीट फाइलोजेनेटिक, but it is more related with the natural system of classification. क्यों more related natural system of classification था? कि जहां पे उसको जरूरत पड़ी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को साइड लाइन करने की, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को मतलब उसको अपने सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या डेवलप करना है, होमोजेनिटी लानी। जो जितना सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होमोजीनियस होगा उतना ही वो बेस्ट होगा, उतना ही अच्छा होगा। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। ठीक है। हाँ। तो अगर इस फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप की वजह से इनके सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में मतलब विटेकर के सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में कहीं हेटेरोजेनिटी इंट्रोड्यूस हो रही थी, तो उन्होंने फाइलोजेनी को क्या कर दिया, साइडलाइन कर दिया, ठीक है। दैट मींस कि उन्होंने ज्यादा किसको प्रायोरिटी दी, अदर कैरेक्टर्स। फाइलोजेनेटिक को छोड़ के जो अदर कैरेक्टर्स थे, मार्फोलॉजिकल हो चाहे इंटरनल हो, उन्होंने फाइलोजेनी के ऊपर उसको क्या दिया, प्रायोरिटी दी, ठीक है, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया फाइलोजेनेटिक। इसकी वजह से जो विटेकर का क्लासिफिकेशन है इट इज मोर नेचुरल। हालांकि इसको आप पूरी तरह से नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं बोल सकते हो, बट क्यों नहीं बोल सकते उसका रीजन है क्योंकि इन्होंने फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को भी इंक्लूड किया है, पर ये ज्यादा नेचुरल है। क्यों? क्योंकि कई बार इन्होंने अपने सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में फाइलोजेनेटिक जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है उसको साइडलाइन कर, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को साइडलाइन कर दिया। इस वजह से ये मोर नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। तो मैं अभी लिखा जरूर देता हूं, ध्यान रखना इस बात को।
ठीक है। रिप्रोडक्शन लीस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लिखवाना था मुझे कि जब विटेकर ने अपना सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया तो उसमें सबसे कम इंपॉर्टेंट वाला करेक्टर कौन था? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन। तो कई बार क्वेश्चन बच्चे आया है, 5 इसमें है 5 करेक्टर्स, उसमें से बोला कि इसमें से कौन सा बेसिस नहीं था उसके क्लासिफिकेशन में, विटेकर के क्लासिफिकेशन में कौन सा बेसिक नहीं था। अब यहाँ पे तो दिया है रिप्रोडक्शन, ठीक है, और उसने ऑप्शन में भी 4 ही बनाए, जैसे आपका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कर दिया, सेल स्ट्रक्चर कर दिया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कर दिया, रिप्रोडक्शन कर दिया, या आपने सेल स्ट्रक्चर को गायब करके फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कर दिया, रिप्रोडक्शन कर दिया। तो अब आपको समझ नहीं आएगा, आप हो सकता है हमारा तो जाके किसको, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को, ठीक है, जबकि वो तो क्राइटेरिया ही है। तो रिप्रोडक्शन को उन्होंने सबसे कम इंपॉर्टेंस दी है। इस वजह से कभी अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि कौन सा उनके बेसिस में नहीं था, तो आप सीधे सीधे रिप्रोडक्शन को क्लिक करो। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तब कि कभी इस तरह का कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आ जाए, कई बार कर देते हैं इस तरह से कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, ठीक है, कि कौन सा इनके विटेकर के क्लासिफिकेशन में कौन सा बेसिस नहीं था, ठीक है, और उसमें रिप्रोडक्शन है। आपने एनसीईआरटी में तो पढ़ रखा है भाई, रिप्रोडक्शन भी है, फाइलोजेनी भी है। अब आप क्या करोगे, कौन सा आंसर सेलेक्ट करोगे? तो रिप्रोडक्शन सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए रिप्रोडक्शन पे टिक कर दो। आ गई बात समझ में? हाँ सर। ठीक है सर। हाँ बच्चे। सर इसमें क्या गड़बड़ हो रहा है जिसने वजह से वो किंगडम क्लासिफिकेशन आ गया? बताता हूँ। अब तो ये खत्म हो गया है, मैं एक आध बार एक जरा देख लूं कुछ रहता तो नहीं है, इसके बाद 6 किंगडम की तरफ ही हम चलते हैं। एक्चुअली इसका इन 5 किंगडम सिस्टम में जो 4 किंगडम है लास्ट वाले, कौन कौन से? प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, वहां पे कोई चेंज नहीं था, कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत थी मोनेरा में। मोनेरा में सारे बैक्टीरिया एक साथ उठा के रख दिए गए थे, जितने भी प्रोकैरियोट्स थे उनको एक साथ उठा के रख दिया गया। तो जब प्रोकैरियोट्स के अंदर साइंटिस्ट ने स्टडी करना स्टार्ट की, तो वहां पे उनको 2 ग्रुप दिखे। प्रोकैरियोट्स के अंदर उनको क्या दिखे? 2 ग्रुप दिखे। तो वो वहां पे उनको हेट्रोजेनिटी क्रिएट कर रहा था, तो क्या किया साइंटिस्ट ने कि उनको किंगडम लेवल पे कुछ नजर नहीं आ रहा था, ठीक है, किंगडम लेवल पे बहुत कुछ नजर नहीं आ रहा था। और ये एक्चुअली मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं, तो मैं आपको थोड़ा समझाते जाता हूं बोर्ड में। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जब वो क्लासिफाई कर रहे थे, तो उनको स्टार्टिंग में जब जिन साइंटिस्ट ने किया, उनको 2 डोमेन मिले, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 2 डोमेन में डिवाइड किया। एक को बोला कि ये प्रोकैरियोट्स है, दूसरे को यूकैरियोट्स है, ठीक है, ये डोमेन थे। पर एक साइंटिस्ट थे कार्ल वुज, लिखना नहीं है, समझा रहा हूं। कार्ल वुज ने कई सारे बेसिस लिए, उसमें से एक था मॉलिक्यूलर बेसिस, मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पे वो देख रहे थे। तो वहां पे देखा 16S राइबोसोमल आरएनए, ये एक मेजर बेसिस था। तो जब 16S राइबोसोमल आरएनए देख रहे थे, तो इसके अंदर 2 ग्रुप नजर आ रहे थे, इसके अंदर 2 ग्रुप नजर आए प्रोकैरियोट्स के अंदर। एक आपका मोस्ट प्रिमिटिव टाइप के जो थे, जिनको आर्की बैक्टीरिया के नाम से आप जानते हैं, आर्की बैक्टीरिया, और दूसरा जो एडवांस थे थोड़े उससे, उनको किस नाम से जानते हो आप? यूबैक्टीरिया। तो उन्होंने बोला कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 2 डोमेन में ना बांट के, कितने डोमेन में बांटेंगे? 3 डोमेन में। एक आर्की बैक्टीरिया, दूसरा यू बैक्टीरिया, और तीसरा यूकैरियोट। ठीक है। तो अब
जब ये डोमेन बन गया तो आर्की बैक्टीरिया का अपना एक अलग किंगडम, यू बैक्टीरिया का एक अपना अलग किंगडम, और यूकैरियोट से ऑलरेडी 4 किंगडम थे ही, थे कि नहीं यूकैरियोट से, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया एंड हाँ ठीक है। तो ये सब मिलके कितने बन गए जाके 6 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। तो वेरिएशन कहां पे आया था? वेरिएशन इस डोमेन लेवल पे आया था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम 2 डोमेन में ना बांट के कितने डोमेन में बांटेंगे? 3 डोमेन। 3 डोमेन। और वो जो डोमेन, 2 डोमेन बने, वो किससे बने? वो प्रोकैरियोट, जो कि मोनेरा था। तो अब मोनेरा टाइप का कोई एग्जिस्टेंस यहां से खत्म हो गया। टाइम कितना हुआ बच्चे? 58, 10:58। चलो अभी हमारे पास कुछ मिनट है तो हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। 1 मिनट दो, उससे पहले मैं देख लेता हूँ विटेकर में कुछ छूटा तो नहीं है 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। सर हाँ बच्चे। सर व्हिटेकर के क्लासिफिकेशन में फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कैसे माने इंपॉर्टेंस प्रोवाइड करता है, माने जैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एक बेसिस है, एक बेसिस है हाँ, कि वो मैं बेसिस लिविंग कैसे है? ऑर्गेनिज्म। क्या बच्चे? वो बेसिस कैसे है? जैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन में 2 बेसिस है, ऑटोट्रॉफ, नहीं हेटेरोट्रॉफ। बच्चे, आप हर चीज को आप इस तरह से नहीं कर सकते हो कि जो है क्या कहते हैं, अभी तुमको फाइलोजेनेटिक जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है उसकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। अब सबसे पहले बना ऑर्गेनिजम्स एक प्रिमिटिव टाइप की सेल, उससे बनी एक प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल से धीरे धीरे करके डेवलपमेंट करके यूकैरियोटिक सेल्स बनी, यूकैरियोटिक सेल से मल्टीसेलुलरिटी ओरिजिन में आई, मल्टीसेलुलर्स बने, फिर मल्टीसेलुलर में डिफरेंट, इस तरह से जो है क्या कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट होता गया। इसको बोलते हैं एवोल्यूशन। एवोल्यूशन की हिंदी होती है विकास। ठीक है, कि किस तरह से उनका विकास हुआ है। ठीक है। हाँ सर। इसमें आप उस तरह से क्राइटेरिया नहीं ले सकते हो कि ये यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। मैंने बोला ना, आप कुछ चीजों को आपको सिर्फ नाम ही देखना पड़ेगा बस, कि जो है क्या कहते हैं क्या ये नाम। इतना डीप में जाओगे तो उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। जितनी चीजों को मुझे वो करना है शॉर्टकट में, जिस तरह से मुझे कर देना है, मुझे पता है कि इसको आप 2 क्राइटेरिया आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो मैं बता दे रहा हूँ। अब फाइलोजेनी का मैं उस तरह से नहीं बताऊंगा, क्योंकि एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जब एवोल्यूशन चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वो तो थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ। ऑर्गेनिज्म की जो ओरिजिन हुई है वो डायरेक्ट थोड़ी हो गई है कि जो है ब्रह्मा ने बना दिया और वो आके पूरा मल्टीसेलुलर ह्यूमन आ गया। ठीक है, साइंस नहीं मानता इस चीज को। ठीक है, जितनी भी रिलीजियस चीजें हैं कि सीधे जो है क्या कहते हैं 7th डे पे ये बन गया, 9th डे पे ये बन गया, 8th डे पे ये बन गया, ऐसा कुछ नहीं मानता। साइंस मानता है कि एवोल्यूशन हुआ, विकास हुआ, और विकास बिल्कुल सिंपलेस्ट से मोस्ट कॉम्प्लेक्स की तरह हुआ। ठीक है, तो जो प्रीमिटिव सेल है उससे बना प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स से फिर बना यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, उससे फिर मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स बना, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स आगे चल के जो है कुछ और चीजें उसमें इवॉल्व होती चली गई। तो इस तरह से जब आप स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे को लिंक करोगे, ये जो लिंकिंग है स्टेप बाय स्टेप लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, उसी को बोलते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। कि वो एक दूसरे से, प्रीमिटिव से जो मोस्ट एडवांस है, वो एक दूसरे से किस तरह से कनेक्टेड है, एक दूसरे से किस तरह से वो रिलेशनशिप शो करता है, उसको बोलते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अब यहाँ पे मैं कैसे लिखा दूं? हाँ सर, ठीक है, समझ
चलो स्टार्ट करते हैं सिक्स किंगडम सिस्टम। जब सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में फिनिश करूंगा तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से पिक करके लिखाने हैं नोट के फॉर्म में। तो अभी तो ये खत्म हो। जो सिक्स्थ किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन इट वाज गिवन बाय कार्ल लूज। तो एक पॉइंट लिख लो किसमें फाइव किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में, जहां पे आर.एच. विटेकर का नाम लिखा उसके आगे ईयर लिख दो, 1969 पे दिया है उसमें। एनसीईआरटी में मेंशन है 1969, ईयर मेंशन कर दो फाइव किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में विटेकर के सामने। ठीक है, लिख लिया। अच्छा, ये सिक्स्थ किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन को थ्री डोमेन सिस्टम क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। नोट डाल लो। इसके पहले आप क्या देख रहे थे कि लाइफ के सिर्फ टू डोमेन, कौन कौन से? प्रोकैरियोट, यूकैरियोट। प्रोकैरियोटा एंड यूकैरियोटा। ठीक है, पर कार्ल लूज ने क्या किया, लाइफ में या लिविंग ऑर्गेनिज्म में थ्री डोमेन क्रिएट कर दिए। कौन कौन से? सॉरी, आर्कियोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया एंड यूकैरियोट्स। यूकैरियोटा। ठीक है, ये लाइफ में थ्री डोमेन जो क्रिएट हुए हैं उनसे आगे किंगडम बने। तो ये कॉपी करो तो आगे बढ़े। कॉपी कर लिया? हाँ सर। ये भी साथ में लिखा देता हूं कि इन केस ऑफ सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन जो मोनेरा था, सिक्स किंगडम में, फाइव किंगडम में जो मोनेरा था, ठीक है, उसी को क्या किया गया है, दो पार्ट में भागा, डिवाइड किया है। दो आर्की बैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। यूबैक्टीरिया। उसका बेसिस क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ 16S RRNA। सेल वॉल, या इस तरह से लिखो बच्चे, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन एंड 16S राइबोसोमल आरएनए। आपके एनसीईआरटी में 16S राइबोसोमल आरएनए के बारे में सब मेंशन नहीं है, इन चीजों के बारे में मेंशन है सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। आप देखो, आपको जब मैं आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि किस तरह से सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में दोनों डिफरेंट, और 16S आरएनए में तो डिफरेंट है ही। ठीक है, तो मोनेरा को दो किंगडम, ठीक है, तो किंगडम मोनेरा को दो किंगडम में डिवाइड किया गया है। ठीक है, वो कैसे डिवाइड किया गया है कि वो डोमेन जो थे, डोमेन लेवल पे ही बेसिकली ये जो आर्की बैक्टीरिया, ये एक किंगडम बन गया जाके, और ये यू बैक्टीरिया एक किंगडम बन गया जाके। ठीक है, बाकी सारे के सारे वैसे ही। ठीक है, हाँ सर। हाँ सर। तो ध्यान में रखना कि जब हायर लेवल पे जाओगे तब तो इसको प्रायोरिटी दोगे। ठीक है,
वैसे तो अगर ये तीनों आ गए, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, 16 SRNA, तो तीनों अलग देबा हो जाएंगे क्राइटेरिया, और हो सकता है आपके लेवल पे इसको ना दे, देता तो बहुत अच्छा है, नहीं देता तो आप सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन में डिफरेंस जो है उसको टिक करो। ओके, हाँ तो जो कार्ल वूज साइंटिस्ट थे, उन्होंने 6 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया है। उन्होंने 3 डोमेन ऑफ लाइफ की बात किया, आर्किया, यूबैक्टीरिया, यूकैरियोटा। उन्हीं को आर्कियोबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया एंड यूकैरियोट में 4 अदर किंगडम्स को डिवाइड करके 6 किंगडम बना दिए हैं। तो लिख लो चाहे कितने किंगडम है आपका। आर्किबैक्टीरिया, वैसे लिखने की जरूरत है नहीं है। यूबैक्टीरिया आपका कहाँ से स्टार्ट करूं? प्रोटिस्टा से। प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये 6 किंगडम है आपके अकॉर्डिंग टू द 6 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। तो मुझे लग रहा है आज टाइम हो चुका है, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर पे हम कुछ नोट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से लिखाना है। इसके बाद हम सीधे एंटर कर जाएंगे डाइवर्सिटी पार्ट पे। जो डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वहाँ पहले सबसे पहले बैक्टीरिया पिक करेंगे, फिर प्रोटिस्टा की बात करेंगे, फिर फंजाई की बात करेंगे, और प्लांटी और एनिमलिया तो हमारे सेपरेट ही हैं। ठीक है, सेपरेट चैप्टर ही है। तो डाइवर्सिटी वाला पार्ट नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना है।